इस क्वेश्चन में भी हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ध्यान से समझना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो और बस उन्हीं से ही काम बन जाएगा, मैक्सिमम हाइट निकाल लो। नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी आनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी आती है तो तभी आप जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अदरवाइज फॉर्मूला रट लोगे तो अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे हिलेगा तक नहीं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने कभी भी किसी भी फॉर्मूले को यूज नहीं किया। आप देख लेना प्रोजेक्टाइल मोशन के जितनी भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है मेरे द्वारा, मैंने किसी में भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। सिर्फ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उन्हीं को यूज किया और उन्हीं की मदद से सवाल को किया है। तो मेरा मकसद यह है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझाना है, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसीलिए मेरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं सॉल्व करता हूं उसमें टाइम लगता है, वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो वो यही कारण है क्योंकि मैं चाहता हूं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम यहां पर फिर से एक क्वेश्चन लेकर के आए और क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझेंगे। 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। ये ध्यान रखना, सेम पॉइंट से फेंका सेम स्पीड में इन द सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन में एट डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। सेम वेलोसिटी से फेंका सेम पॉइंट पर सेम वर्टिकल प्लेन में, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड टू वन पार्टिकल। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने एक पार्टिकल के लिए फिक्स कर लिया। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द अदर पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम इज आर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। हमें ये बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, करेक्ट वाले नहीं, इनकरेक्ट। तो हम जो है पहले करेक्ट वाले ढूंढ लेंगे और जो बचे होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। भाई ये बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें यहां पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा रेंज का, कोई फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज नहीं हो रहा, कोई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले एक बॉल ली, एक पहला पार्टिकल लिया, इसको फेंक दिया। भाई ये फेंक दिया, इसको किस वेलोसिटी से फेंका, यू वेलोसिटी से। कितने एंगल पर फेंक दिया, अल्फा एंगल पर। बहुत बढ़िया। अब दूसरा पार्टिकल लेंगे हम, दूसरा भी ध्यान से समझेंगे। दूसरा पार्टिकल लेंगे और उसको जो है मैं बीटा एंगल पर फेंक दूंगा और ये फेंक दिया। ठीक है, थोड़ा सा सही बना लेते हैं लोग। ये क्या बात क्लियर है? ठीक है जी। दूसरा पार्टिकल फेंका और इसको भी हमने किस स्पीड से फेंका, यू स्पीड से। तो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है इसका एंगल बीटा हो गया। क्या बात क्लियर है? दोनों की स्पीड सेम हो गई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट हो गया, सेम वर्टिकल प्लेन में आ गए। ये भैया डायग्राम बन गया। ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों में हम एक फ्रेम को फिक्स कर देंगे, यानी कि एक के पोजीशन वेक्टर को फिक्स कर देंगे और दूसरे को चेक कर लेंगे उसी के रेस्पेक्ट में। यही बोल रहा है। चलो पहले मैं ऐसा करता हूं, जो येलो वाला है उसमें 1 मान लेता हूं। मान लो ये पार्टिकल यहां आया, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल यहां आया, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस हो गई ये x हो गई, x1 ले लेते हैं। कितने टाइम में आया ये, x1 y1 और ये t टाइम में। क्या ये बात क्लियर? ये पॉइंट्स तो समझ में आ गए, x1 y1 और t। ध्यान रखना x1 y1 और t। उसी टाइम में जो हमारा दूसरा पार्टिकल है ग्रीन वाला, मान लो वो यहां आ गया, तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए, x2 y2 और t। पॉइंट्स क्लियर हो गए। x2 y2 और t जो सेकंड पॉइंट है ग्रीन कलर में वो ये पॉइंट है, येलो वाला ये वाला पॉइंट है x1 y1 और t। टाइम पीरियड सेम है भाई, टाइम पीरियड तो मुझे सेम लेना ही पड़ेगा, तभी तो मैं इसे कंपेयर कर पाऊंगा। मैं सेम इंस्टेंट पर ही तो कंपेयर करूंगा। ठीक है भाई। अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए, इसको तो हटा ही देते हैं, अब ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूं। मैं फर्स्ट वाले के लिए मैं जो है पहले फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखूंगा। भाई इसके पॉइंट्स मिल गए हमें x1 y1 और t। तो पहले x1 लिखेंगे। x1 वाला जो पॉइंट है वो क्या है भाई, अगर मैं x1 निकालूंगा तो ये हो जाएगा u cos अल्फा इंटू टी।
ये आ गया। अगर मैं y1 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं मैं यहां पर सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। y1 निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी u साइन अल्फा इंटू टी, क्लियर है, माइनस भाई एक्सेलरेशन माइनस जी के इक्वल होता तो माइनस उड़ा दिया मैंने, हाफ ए की जगह जी आ गया और कितने टाइम में, टी स्क्वायर में। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई। तो यहां से मैं पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं, r1 निकाल लिया मैंने, u cos अल्फा इंटू टी आई कैप, ध्यान रखना u cos अल्फा इंटू टी आई कैप, इसके बाद प्लस u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, चेंज कर लो भैया कलर नहीं तो दिखेगा नहीं, जी टी स्क्वायर, ये आ गया और ये आपका हो गया जे कैप, क्लियर है जी, बढ़िया। इसके बाद अब हम R2 भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम R2 भी निकाल सकते हैं। R2 निकाल लेते हैं, R2 ग्रीन कलर से यहां पर लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, u cos बीटा, भैया मैं सेकंड पार्टिकल के लिए निकाल रहा हूं पोजीशन वेक्टर, u cos बीटा इंटू टी आई कैप प्लस u साइन बीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर है, और ये आ गया आपका जे कैप, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया R1 और R2। तो कहानी पोजीशन वेक्टर के ऊपर ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, किसके लिए हम निकाल रहे हैं, R पोजीशन वेक्टर के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक को फिक्स कर देंगे, इनमें से एक को फिक्स कर देंगे और दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। मान लो मैंने R1 को फिक्स कर दिया, मान लो मैंने R1 को फिक्स कर लिया, अगर मैं R1 को फिक्स करूंगा, ध्यान रखना मैंने मान लो R1 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब मैं R2 जो फाइंड आउट करूंगा वो विद रिस्पेक्ट टू 1 करूंगा। ये चीज कोई नहीं समझाता, क्वेश्चन को सॉल्व करना सब सिखा देंगे, लेकिन आपको चीज समझनी है कि इसका मतलब ये है कि जो R2 को R2 1 लिखूंगा मैं R2 निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 को फिक्स किया और R2 निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आप इस तरह से लिखते हो R2 माइनस R1, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, R के। आप इसको R1 2 भी कर सकते हो, ध्यान रखना आप R1 2 भी कर सकते हो, R1 विद रिस्पेक्ट टू R2, यह आ गया विद रिस्पेक्ट टू R2। तो ये हुआ कैसे है ये समझाया है मैंने। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे R1 माइनस R2 जो है R के इक्वल होगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे भैया पहले ये तो बता दो ये R1 माइनस R2 हुआ क्या है, ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है R1 2 का मतलब है हमने 2 को फिक्स किया है यहां पर और 1 को देख रहे हैं, यहां पर 2 को फिक्स किया है, यहां पर किसको फिक्स किया मैंने 1 को, तो मैं 2 को देखूंगा, 1 को फिक्स करूंगा 2 को देखूंगा, यानी कि 1 हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला प्लेन है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पॉइंट है। क्या ये बात क्लियर है। तो ठीक है हम R21 लेंगे, अब हम जो है R21 लेंगे यानी कि R2 माइनस R1, और ये किसके इक्वल दिया है, R के इक्वल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो R2 हमारा कितना है भैया, यहां देखो R2 हमारा है u cos बीटा इंटू टी आई कैप, डायरेक्ट लिख लेते हैं u cos बीटा इंटू आई कैप प्लस u साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये आ गया जे कैप, क्लियर है भैया। ये तो हो गया R2 माइनस, इसको पूरा ऐसे बड़े में लिख लो, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मैं माइनस वाला लगाऊंगा दूसरा, माइनस R1, R1 कितना हो जाएगा u cos अल्फा इंटू आई कैप प्लस ये कितना हो गया u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये आ गया आपका जे कैप। क्या ये बात क्लियर है। अब हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो u cos बीटा आई कैप वाले एक साथ रख लो, तो यहां पर t रह गया है भैया, t भी रह गया है, यहाँ t था ना, ये t रह गया था, t भी रह गया है, u cos बीटा इंटू टी, इस t को हम इस वाले आई कैप को साथ रखेंगे, ध्यान रखना। तो मैं जब इसको साथ रखूंगा
तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि u cos बीटा, ऐसे नहीं करते हैं, साथ रखने का मतलब है, मान लो u और t कॉमन ले लिया तो ये आ गया cos बीटा माइनस cos अल्फा। क्या है बात क्लियर है? जो लोग R12 लेंगे वो हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये ध्यान रखना। तो ये आपको डिपेंड करता है आप किसको रेफरेंस मानते हुए चल रहे हो। तो ut इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये आई कैप आ गया आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। इसके बाद ये वाली टर्म लिखेंगे हम। जब आप ये टर्म लिखोगे तो ये माइनस में चलेगा और ये वाला जो टर्म है ये प्लस में है, ये माइनस उठा करके प्लस करेगा इसको, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस इसके साथ रहेगा, अच्छा सॉरी, ये माइनस इसके साथ रहेगा और ये वाली टर्म एक साथ लिखी जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये माइनस रहेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो मैं अब यहां डायरेक्ट लिखूंगा प्लस, ये कितना हो जाएगा u t, मैंने कॉमन ले लिया u t, तो यहां से कितना आ गया साइन बीटा माइनस ये आ गया आपका साइन अल्फा। क्या है बात क्लियर है? और ये आ गया आपका j कैप। क्लियर है? तो ये दो टर्म बन गई हमारे पास ये दो टर्म बन गई है। ठीक है भाई, यूटी कॉस और बीटा माइनस कॉस अल्फा इस तरह से हमने लिख ली है। अब आपको ध्यान से समझना है कि हो क्या रहा है। आप देखो इसको दो तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, एक डायरेक्शन के एंगल से और एक जो है मैग्नीट्यूड के एंगल से। एक हम डायरेक्शन के एंगल से और एक जो है मैग्नीट्यूड के एंगल से। पहले मैग्नीट्यूड के एंगल से देखो, अगर आप मैग्नीट्यूड के एंगल से देखोगे तो यूटी बाहर ले लो, आपका जब यूटी बाहर आ जाएगा कंप्लीट तो आपको मिलेगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आई कैप। ठीक है भाई, और फिर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये आ गया जे कैप। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो अल्फा फिक्स है आपका, भाई आपका अल्फा फिक्स था, बीटा फिक्स था, बीटा फिक्स अल्फा फिक्स, इसका मतलब ये जो अंदर टर्म है ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है। भाई इनकी जो वैल्यू आएंगी वो फिक्स आएंगी। जब इनकी वैल्यू फिक्स आएंगी तो ये जो आर है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यू के ऊपर और टी के ऊपर। अब यू भी फिक्स है आपका, यू भी क्या है? फिक्स है। तो वेरी क्या कर रहा है? टी, टी आपका वेरी कर रहा है। भाई टाइम के रेस्पेक्ट में ये दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेंगी, टाइम के रेस्पेक्ट में इन दोनों की पोजीशन चेंज होती रहेंगी, दोनों का फिक्स वेलोसिटी सेट रहेगा, यू कांस्टेंट, ये वाली टर्म भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब टी जो है टी के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। क्या मैं इस तरह से बोल सकता हूं? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है चेंज हो रहा है। अब मैं इसको डायरेक्शन के एंगल से देख लेता हूं भाई। डायरेक्शन के एंगल से देखो भाई, जब आपके पास वेक्टर ए आई कैप प्लस वेक्टर बी यानी कि जे कैप इस तरह से रहता है ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, आपको बोला जाता है मान लो ये वेक्टर है कोई एक्स, आपको बोला इसमें डायरेक्शन निकाले, तो आप क्या निकालते हो? टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, ऐसे ही करते हो। बिल्कुल यही चीज हम यहां करेंगे। तो अगर हम यहां लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, भाई ये आपका साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और बाहर एक यूटी है, ये आ गया। नीचे इसको करोगे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और बाहर एक यूटी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो भाई ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो कांस्टेंट होगा। जब इनका सॉल्यूशन आएगा वो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट है। डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रही। तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपको इसी स्टेटमेंट से इस सवाल को करना है। तो चार स्टेटमेंट है, अब चारों स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। आर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना इसका, टाइम के रेस्पेक्ट में ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट नहीं है।
आर इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आर चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम? चेंज हो रहा है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? नहीं। अभी तो हमने देखा यहां पर जो डायरेक्शन आई ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट। जब डायरेक्शन कांस्टेंट है तो यहां पर हमारा इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, तो इसका मतलब ए गलत, बी गलत। सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। वेरी गुड। आर का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, क्लियर है। एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलो भाई डी की बात कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ आर चेंजेस विद टाइम। आर की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। भाई डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब डी भी गलत, तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम एंड इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज। आर चेंजेस इन मैग्नीट्यूड आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ये भी ठीक है। आर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, आर जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। आर जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए, एक ऑप्शन आपका सही है। आप जितने भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखोगे, तो वो यहां तक आने के बाद बस आपको ये बोल देंगे डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कर कैसे रहा है वो यहां मैंने बताया है। भाई यहां पर मैंने आपको ये बताया, इसका मैग्नीट्यूड निकालते वक्त आप क्या करोगे, आप इस तरह से करने वाले हो, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट, मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके, तो यहां से ये आपको समझ में आ गया। यहां पर हमने डायरेक्शन निकाली, भाई टेन थीटा किस तरह से निकालते हैं ये आपको पता है, तो यहां से मैंने टेन थीटा निकाल लिया, क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है। टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां लेटेस्ट अपडेट में डालता रहूंगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।